बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर क्या कहता है हमें? स्ट्रेटोस्फीयर पहले हमने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी रेंज कौन सी होती है? वो 12 किलोमीटर, यानी कि 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फीयर फैला हुआ है ऑलरेडी। अब 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक रेंज कौन सी है? वो स्ट्रेटोस्फीयर की है। और यहाँ पर जो सा टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस, ट्रोपोस्फेयर में जो सा टेम्परेचर था वो 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, -58 डिग्री सेल्सियस से 2 सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ओजोन की जो सी प्रेजेंस होती है, ओजोन की प्रेजेंस, ओजोन की मौजूदगी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एब्जॉर्बन ऑफ रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी होती हैं उसकी एब्जॉर्बशन की वजह से। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जब ये हमारी आँखों पर पड़ती हैं हमारी आँखें ख़राब कर देती है, ठीक है ना, हमारी आंखें ख़राब कर देती हैं, हमारी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, ठीक है ना। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कौन ऑब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर। ओजोन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर इस रीजन में, एटमॉस्फेयर के इस रीजन में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो सा होता है वो क्या करती है? वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी खतरनाक रेडिएशन सूरज से आ रही होती है उसको जज़ब करती है। जैसे उसको जज़ब करती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर इस रीजन का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही। और लेकिन वहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा था क्योंकि वहाँ पर H2 के वेपर्स और ऑक्सीजन और H2 के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रोपोस्फीयर की निचली लेयर में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जोन सी निकलने वाली ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को बहुत ज़्यादा जज़ब कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फीयर की निचली सतह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, तो H2 के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन, जो उनसे इंफ्रारेड रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन थी, जो उनसे इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O के वेपर्स जो उनसे हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत कम एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि वहाँ पर H2O के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ करता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ओजोन लेयर की मौजूदगी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई। फिर उसके बाद टेम्परेचर जो सा हमें पता चल गया है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ओजोन लेयर जो सा होगा, ओजोन लेयर आल्टीट्यूड यानी कि इंक्रीज़ आल्टीट्यूड, जैसे ही हम इस एटमॉस्फेयर के रीजन में ऊपर की तरफ सफ़र करेंगे ना, तो वैसे वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा -58 से सीधा 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इस रीजन में बुलंदी की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता जाएगा और उसकी हद कितनी है? 2 डिग्री सेल्सियस तक जाकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब लोअर लेयर जो सी होती है, इस रीजन की लोअर लेयर का टेम्परेचर होता है -58 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो सी हायर लेयर होती है, ऐसी लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की लास्ट लेयर होती है, उसमें जो सा टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। -58 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता बढ़ता 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जो सी ओजोन होती है, ओजोन इन द अपर लेयर एब्जॉर्ब्स हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो सी ओजोन होती है वो जो सा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो सी ओजोन होती है, ये देखें ये रीजन है, डायग्राम से बनी हुई है, डायग्राम में बताया हुआ है जी, ये बताया हुआ है कि डायग्राम में यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है? यहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, यहाँ पर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, यहाँ पर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो रही होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है? ओजोन लेयर की, ओजोन जो सा होता है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है, ठीक है। ये 3 रीजन्स हैं, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है, एक ग्राफ सा बना हुआ है, ठीक है ना। और ये ग्राफ सा बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है।
इस ग्राफ के मुताबिक जो उनसे निचली लेयर होती है, निचली ओजोन लेयर जो उनसे निचली होती है, यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं बन रही होती, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, -58 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर चूँकि ओजोन की यहाँ पर भी ओजोन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ओजोन प्रेजेंट है, दोनों खानों में ओजोन क्या है, प्रेजेंट है। इधर भी ओजोन प्रेजेंट है, इधर भी ओजोन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो सा होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अपर लेयर में जो सा टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद आगे ओजोन इन द अपर लेयर में ओजोन जो सी होती है वो एब्जॉर्ब करती है हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि जो सी अपर लेयर में जो सा सूरज आया ये वाला, यहाँ से ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या ये ओजोन लेयर क्या करती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे ही ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है ना, तो ओजोन के मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं वो टूट जाते हैं। ओजोन गैस जो उनसी होती है वो ब्रेक हो जाती है डायटोमिक ऑक्सीजन में और मोनोटोमिक ऑक्सीजन में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पर ये एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो सा होता है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 2 ये और ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये क्या है, ये फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की खासियत होती है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, समझ आ गई, ये भी मेरी बात याद रखना। अब उसके बाद आगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन गैस ने जज़ब किया। जैसे ओजोन गैस ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़ब किया है, वो टूट चुकी है डायटोमिक ऑक्सीजन में और मोनोटोमिक ऑक्सीजन में। फिर अगले मिड, यहाँ पर मिड में क्या होता है, ये मिड है। मिड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जो उनसे लेस अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो पासिंग थ्रू इट, उनसे लेस अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो पास कर जाती है, यानी कि जिनकी लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का क्या मतलब है, जिसकी ताकत कम है, जिसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिनकी स्ट्रेंथ कम है, जिनकी वेवलेंथ कम है, वो आसानी से पास कर जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, लेकिन लेस अल्ट्रावायलेट लाइट जो सी वो पासिंग थ्रू इट। और फिर जोन से ये है, ये जोन सा है आपको पता है कि ये यहाँ पर ये जो सा है, ये ओजोन जो सी है इसने ये 2 में टूट गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस रीजन में ओजोन लेयर बनेगी। यहाँ पर ओजोन लेयर की डिकम्पोजिशन हो गई है, ओजोन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब किया और इन दोनों में टूट गई। और फिर ये दोनों जोन से हैं ये नीचे आ जाते हैं, ये नीचे आने के बाद ये ओजोन लेयर फिर बनाते हैं। यहाँ पर ओजोन लेयर बनती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ओजोन लेयर है। ये ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या करता है, इसने रिएक्शन करना ही करना है, ये दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है ना, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ दोबारा से मिलता है तो यहाँ पर ओजोन दोबारा से बन जाती है, ओजोन गैस दोबारा से बन गई है। ठीक है ना, लेस अल्ट्रावायलेट दोबारा से ओजोन गैस बन गई। अब फिर उसके बाद आगे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो सा होता है, जो सा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर का जो सा निचला हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर है, उसका सबसे निचला हिस्सा वेरी लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ पर यहाँ पर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ही नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो सा होता है वही बात बता रहा है कि टेम्परेचर ओजोन इज़ नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो सा है वो बहुत ही कम है। ठीक है ना, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओजोन इज़ नॉट फॉर्म, यहाँ पर ओजोन नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हैं, बहुत ही कम है। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने पहले ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ा। ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बाद यहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल्स ने पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़ब किया। जज़ब करने के बाद यहाँ पर जो सा टेम्परेचर था वो बढ़ गया, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट तो है ना, ओजोन लेयर ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़ब तो किया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर इसके मुकाबले में बढ़ा हुआ, यानी कि इसके मुकाबले में यहाँ पर टेम्परेचर जो सा होगा वो इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है ना, यहाँ का टेम्परेचर इसके मुकाबले में बहुत
ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है, ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है। जैसे ओजोन की डिकम्पोजिशन होगी वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो सा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले में कम, क्योंकि यहाँ पर ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी भी खारिज हो रही है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है, पहले ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है, ये बनते हैं, फिर ओजोन की डिकम्पोजिशन होने के बाद ये दोनों चीज़ें डायटोमिक ऑक्सीजन और ये मोनोटोमिक ऑक्सीजन ये नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद क्या होता है, ये दोनों आपस में फिर दोबारा से रिएक्ट करते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, समझ आ गई? इस तरीके से ये चलता रहता है रिवर्सिबल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नहीं, फिर फॉर्मेशन हुई, फिर फॉर्मेशन होगी, फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन फिर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन फिर डिकम्पोजिशन। इस तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन चलता रहता है और इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, प्रोड्यूस हो चुका है दोनों के दरमियान, डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो चुका है दोनों के दरमियान। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओजोन जो सा है ये ऑक्सीजन, डायटोमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल में टूट भी रही है और बन भी रही है, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों बैक वक्त हो रहे हैं। ठीक है ना, ओजोन और डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन बना भी रही है और डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन मिलकर ओजोन दोबारा बना रही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन और इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है ना, पहला चैप्टर, इसी क्लास का पहला चैप्टर डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें ओजोन, ऑक्सीजन और यानी कि तमाम जो सा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इन तीनों की परसेंटेजेस में कांस्टेंट ही रहेंगी। परसेंटेजेस क्या रहेंगी? कांस्टेंट ही रहेंगी। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, जितनी तादाद ओजोन मॉलिक्यूल की बनेगी उतनी ही तादाद ऑक्सीजन और मोनोटोमिक मॉलिक्यूल की कंबाइन होकर उतनी ही तादाद ओजोन गैस बनेगी। यानी कि ओजोन जितनी मिकदार में टूटेगी उतनी ही मिकदार में ओजोन के ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन जो उनसे ये मिलकर दोबारा से ओजोन बनाएंगे। इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा दोनों के दरमियान। ठीक है, समझ आ गई? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो इसको लाइक भी ठोकना, सब्सक्राइब भी कर देना और ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।